बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के इलाज के हवाले से। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है। हमने टिपिकली एक-एक करके फंगल इन्फेक्शन को भी डिस्कस किया हुआ है कि स्किन में कौन-कौन सी फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, उसके क्या वजूहात हो सकते हैं, क्या इलाज हो सकता है। जैसे कि हमने रिंगवॉर्म के ऊपर बात की है, हमने जॉ इच के ऊपर भी बात की है जिसको टीनिया क्रूरस कहा जाता है या इसको प्राइवेट पार्ट का फंगल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इसी तरह हमने टीनिया पीडस पे भी बात की है, हमने टीनिया मेनम पे भी बात की है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की हुई है। आप टिपिकली स्पेशली एक-एक करके आप कोई भी टॉपिक सर्च करना चाहते हैं फंगल इन्फेक्शन के हवाले से, तो उस टॉपिक को लिख के आगे बाय डॉक्टर फजल मालिक लिखेंगे तो उसके ऊपर जो वीडियोज़ बनी हुई है, वो आपको मिल जाएँगी। या इससे भी एक आसान तरीका ये है कि आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन का प्लेलिस्ट है, फंगल इन्फेक्शंस के नाम से है। वहाँ पे जाएँगे, उस प्लेलिस्ट को ओपन करें, वहाँ पे आपको बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस के हवाले से बात की गई है, वो सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। हम ओवरऑल बात करते हैं कि जी किसी भी तरह का अगर फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, तो उसका इलाज कैसे किया जाता है? हमारा मेन मुद्दा आज की इस वीडियो में यही रहेगा। फंगल इन्फेक्शन जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी किस्मों की होती है, जैसे कि रिंगवॉर्म होता है, टीनिया क्रूरस होता है जिसको जॉ इच भी कहा जाता है, टीनिया पेडस होता है जो कि पाँव का फंगल इन्फेक्शन इसको कहा जाता है, टीनिया मेनम होता है जिसको हाथ का फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। तो बहुत सारी फंगल इन्फेक्शंस हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन किसी को डेवलप जब हो जाता है किसी में, तो लोग इसको कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं दूसरे स्किन कंडीशंस के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी आसान से एग्ज़ाम्पल है एलर्जी के साथ, स्किन एलर्जी के साथ। लोग ये समझते हैं कि जी अगर फंगल इन्फेक्शन कहीं पे भी डेवलप हुआ है, तो लोगों का ये ख़्याल होता है कि जी एलर्जी हुआ है। इसीलिए जब इस तरह के मरीज़ हमारे पास आते हैं, तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ पे जो है वो शदीद किस्म की एलर्जी हुई है और उसके बाद ये कोई निशान पड़ गया है, आप ज़रा मेहरबानी करके देखें। तो जब हम उसको एग्ज़ामिन करते हैं उस तरह के मरीज़ों को, तो हमें नज़र आ रहा होता है कि जी ये फंगल इन्फेक्शन है और लोग उसको एलर्जिक स्किन एलर्जी समझ रहे होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है इसको डिफरेंशिएट करना कि जी स्किन एलर्जी एक अलग चीज़ है और फंगल इन्फेक्शन एक अलग चीज़ है। तो अगर किसी को भी स्किन पे कहीं पे भी किसी किस्म का भी कोई रैश डेवलप हुआ है और साथ उस एरिया में इचिंग होती है, तो बजाय इसके कि वो एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस यूज़ करना शुरू करे, किसी भी करीबी डॉक्टर के पास चले जाए। अगर डर्माटोलॉजिस्ट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो किसी भी डॉक्टर के पास चला जाए। वो आपको अच्छी तरह एग्ज़ामिन करेगा और वहाँ से ये वो ही डिफरेंशिएट करेगा क्या है कि आपको फंगल इन्फेक्शन है या स्किन एलर्जी है। तो ये डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। खुद से एंटी एलर्जिक्स लेने के बजाय डॉक्टर के पास जाना बेहतर है। अब एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, वो है जॉ इच जिसको टीनिया क्रूरस या प्राइवेट पार्ट्स फंगल इन्फेक्शन या प्राइवेट पार्ट इचिंग भी कहा जाता है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनी हुई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इस तरह के जब पेशेंट्स आते हैं, तो वो बता नहीं पा रहे होते हैं कि जी हमें क्या हुआ। वो यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब प्राइवेट एरिया में जो है वो ख़ारिश होती है। और जब आप उनसे क्वेश्चनिंग करोगे कि रैशेज़ तो नहीं है, जब आप उनसे उनकी प्रॉपर हिस्ट्री पूछना शुरू करोगे तो वो अवॉइड करेंगे। वो कहेंगे नहीं जी सिर्फ़ ख़ारिश हो रही है। और आप उनको एंटी एलर्जिक्स पे डाल दोगे या जो भी करोगे, 10-15 दिन बाद फिर आएँगे, कहेंगे डॉक्टर साहब आपने फलाँ ये एंटी एलर्जी दवाई दी थी, एलर्जी की गोलियाँ दी थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसकी रीज़न ये है कि वो अपनी प्रेज़ेंटेशन ओपनली बता नहीं पा रहे होते हैं कि जी प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग है या प्राइवेट पार्ट में कोई रैश डेवलप हुआ है। तो उनको डर होता है कि जी वो डॉक्टर जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ की हिस्ट्री लेगा। तो उस डर के चक्कर में वो अपनी हिस्ट्री नहीं बता पा रहे होते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी किसी को भी प्राइवेट एरिया में रैशेज़ डेवलप हुए हैं और वहाँ पे इचिंग हो रही है, तो याद रखें वो जॉ इच हो सकता है जिसको टीनिया क्रूरस कहा जाता है। तो बेहतर ये है कि आप खुद दवाइयाँ लें या डॉक्टर से अपनी हिस्ट्री छुपाएँ। आप डॉक्टर को अपनी सारी डिटेल्स बताएँ कि जी डॉक्टर साहब वहाँ पे रैशेज़ हुए हैं, वहाँ पे इचिंग हो रही है, तो वो आपकी सही इलाज कर पाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि फंगल इन्फेक्शंस यानी जितने भी फंगल इन्फेक्शंस हैं, टिपिकली एक-एक करके मैं पहले बता चुका हूँ कि जी टीनिया क्रूरस का क्या इलाज है, टीनिया पीडस का क्या इलाज है, सारी चीज़ें पहले बात मेरी हो चुकी है बहुत सारी वीडियोज़ में। यहाँ पे हम बात करते हैं ओवरऑल कैसे कोई भी फंगल इन्फेक्शन अगर हो जाता है, तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। जो फंगल इन्फेक्शन होता है, इसको हम एंटी फंगल से ट्रीट कर रहे होते हैं। अब जो एंटी फंगल्स होते हैं, ये आपको क्रीमें भी मिलती है और ये आपको टैबलेट्स भी मिलती है। अब जब एक मरीज़ आता है और हम उसको क्लिनिकली देख के डायग्नोज़ करते हैं कि जी ये
एग्जामिनेशन के बाद कि फंगल इन्फेक्शन है, तो हम शुरू करते हैं टॉपिकल एंटी फंगल से। यानी एंटी फंगल्स हम क्रीमें दे रहे होते हैं। 10, 15, 20 दिन जितना भी हम देते हैं, उसके बाद अगर फिर भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर हम ओरल की तरफ चले जाते हैं। याद रखिए, जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, किसी भी किस्म का फंगल इन्फेक्शन हो, उसका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा है। तो जो इसकी मैनेजमेंट होती है, वो बड़ी समझ के करनी पड़ती है। अगर एक डॉक्टर आपको कहता है कि जी 10 दिन मेडिकेशंस लेनी है, तो 10 दिन लेनी है। उससे कम आपने नहीं लेना, क्योंकि रिकरेंस रेट ज़्यादा बहुत होता है। और अगर आपको डॉक्टर कहता है 20 दिन लेनी है, तो 20 दिन ही लेनी है, उससे कम नहीं लेनी, बिकॉज़ ऑफ रिकरेंस रेट, हाई रिकरेंस रेट होता है। तो अब टॉपिकल एंटीफंगल्स यानी एंटीफंगल क्रीम में से कौन-कौन से क्रीमें हम लगा सकते हैं? तो एंटीफंगल क्रीमें जो है वो क्लोट्रामाज़ोल की एंटीफंगल क्रीमें मिलती है, फ्लूकोनाज़ोल की एंटीफंगल क्रीम मिलती है, टर्बिनाफिन की एंटीफंगल क्रीमें मिलती है। अब लोग ये भी समझते हैं कि जी ये जो मैंने तीनों नाम लिए, पहले भी वीडियोज़ में मैं इस तरह के नाम ले चुका हूँ, तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए थे कि जी डॉक्टर साहब हमने ये सारे मेडिकेशंस इस्तेमाल करनी है, नहीं। मैंने कहा क्लोट्रामाज़ोल की भी मिलती है, फ्लूकोनाज़ोल की भी मिलती है और टर्बिनाफिन की भी मिलती है। यानी या आप क्लोट्रामाज़ोल का इस्तेमाल करें, या आप फ्लूकोनाज़ोल का इस्तेमाल करें, या फिर आप टर्बिनाफिन का इस्तेमाल करें। तीनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है, इनमें से कोई भी आपको ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हो, वो आप इस्तेमाल करें। अब एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि ये जो एंटी फंगल्स है, टॉपिकल एंटी फंगल्स है, जो क्लोट्रामाज़ोल, फ्लूकोनाज़ोल या टर्बिनाफिन, बाज़ ऐसी क्रीमें भी है जो इनके साथ स्टेरॉइड्स भी मिले हुए होते हैं। वो भी आप बेशक इस्तेमाल कर सकते हो। लोग डरते हैं कि जी डॉक्टर साहब स्किन है तो उसके हम स्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि एक बड़ी अच्छी क्रीम है हाइड्रोज़ोल के नाम से, वहाँ पे क्लोट्रामाज़ोल और हाइड्रोकॉर्टिसोन दोनों होता है, तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अमूमन हम नैपकिन रेश में उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये टॉपिकल एंटीफंगल्स है। ये कुछ एक एंटीफंगल क्रीमें हैं जो इस्तेमाल की जा सकती है। उसके अलावा कौन-सी एंटीफंगल टैबलेट्स है जो कि इस्तेमाल करनी चाहिए? तो ओरल एंटीफंगल्स में जो है वो टर्बिनाफिन की टैबलेट्स मिलती है, इट्रोकोनाज़ोल की टैबलेट्स मिलती है, फ्लूकोनाज़ोल की टैबलेट्स मिलती है। आप इनमें से कोई भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करनी है। ऐसा नहीं करना कि तीनों को एक साथ इस्तेमाल करें। एक बड़ी ज़रूरी चीज़ ये भी है कि जब भी फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो, तो सबसे अहम चीज़ ये है कि उसकी स्क्रैचिंग नहीं करनी, उसको खरीदना नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो फंगल इन्फेक्शंस है, बाज़ फंगल इन्फेक्शंस जो है वो कंटाजियस होती है। जब आप उसको खुरेदोगे तो वो जो है वो दूसरी स्किन के साथ टच करने से वो फैल भी जाती है। और बाज़ औक़ात एक बड़ी एग्ज़ाम्पल मैं अच्छी एग्ज़ाम्पल दे रहा होता हूँ रिंग वर्म के हवाले से। लोग क्या करते हैं कि किसी को अगर रिंग वर्म डेवलप होता है, तो क्योंकि एक बात ये भी है कि फंगल इन्फेक्शन जितनी भी है उसमें इचिंग बहुत शदीद किस्म की होती है, ख़ारिश बहुत शदीद किस्म की होती है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि उसको स्क्रैचिंग करना शुरू कर देते हैं और स्क्रैचिंग से वहाँ पे फिर सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। रिंग वर्म में अमूमन हम देख रहे होते हैं कि पहले एक बिल्कुल गोल सा रिंग बनता है, फिर लोग क्योंकि ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है तो शदीद किस्म की स्क्रैचिंग करते हैं, तो वहाँ से फिर उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। तो आप खुद सोचिए, सिर्फ़ एक फंगल इन्फेक्शन था पहले और आपकी स्क्रैचिंग की वजह से उसके ऊपर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ। यानी पहले आपने एक दवाई लेनी थी, तो अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी दवाई लेनी पड़ेगी। तो स्क्रैचिंग से आपने अवॉइड करना है, जो कि मैं अमूमन एडवाइस कर रहा होता हूँ पेशेंट्स को। तो कुछ इस तरह से जो है वो फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जाता है। ओरल एंटीफंगल भी दिए जाते हैं, एंटीफंगल क्रीमें भी दी जाती है, जो कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन-कौन सी इस्तेमाल की जा सकती है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।